₹150 साल से भी ज़्यादा पुराना कब्रिस्तान है, जिसमें कि हम अपने पूर्वजों को रखते चले आ रहे हैं। जो उन्होंने किया है एसडीएम साहब ने, वो गलत किया है जी। और दूसरी बात ये आज का नहीं है, बहुत पुराना एक कब्रिस्तान है। देश में जनता का शासन जनता द्वारा जनता के लिए है, इसमें कोई साहब नहीं, जनता साहब है। और मुक्ता देवी जो देवी माता का जो मंदिर है, उसमें आप पूजा करते हैं जी। हम कैमरे के पीछे कोई बात और कैमरे के बाद कोई बात नहीं करते हैं, हमें क्षमा कीजिएगा पंडित जी। 30-40 बीघा जमीन गांव से लेकर यमुना जी तक ये संपूर्ण मेला के क्षेत्र में रही, सार्वजनिक उपयोग में रही। आज जो है इस पर तमाम भूमाफियों का कब्जा है। तहसील स्तर के प्रशासन में जो स्थानीय स्तर पर जो लेखपाल से लेकर के एसडीएम हिपोक्रेट्स हो जाते हैं और नोटों से जेबें भरते हैं, उनके लिए ये घंटी बजाने का जो कार्यक्रम है ये संभवतः नया है इस एरिया में, परंतु ये कंटिन्यू रहेगा। वक्त एक्चुअल में होता क्या है? वक्त को हम लोग अधिकांश रूप में मानते हैं कि ये सरकारी जमीन है, या वक्त जो है ये सरकार के द्वारा डोनेट की गई जमीन है, जिसमें धर्म विशेष या पांथिक विशेष के कार्य जो हैं, चैरिटेबल जो भी वेलफेयर जो प्रोग्राम होते हैं वो चलाए जाते हैं। ऐसा इस तरह की बहुत सारी मिथक जो धारणाएं हम लोगों के अंदर, हम लोगों के मस्तिष्क में बनी रहती हैं। बहुत सारे लोग जो जिज्ञासु हैं, जो मनीषी हैं, वो जानते हैं कि वक्फ क्या है। बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हैं कि नहीं जानते होंगे कि वक्फ एक्चुअल में है क्या। वक्फ वो जमीन होती है, वक्फ का शाब्दिक अर्थ समझ लेते हैं पहले। अरबी भाषा में वाकुफ जो होता है, यदि मेरे स्मरण में सही से आ रहा है, वाकुफ यानी कि ठहरना, यानी कि जो ट्रस्ट और चैरिटेबल जो भी संस्थाएं होती हैं, जो इनकी वेलफेयर होती है, यानी कि संपत्ति जो वेल्थ होती है, संपत्ति होती है, उसका प्रबंधन करना, उसका विनियमन करना, उनका कंट्रोल करना, रख रखाव करना, ये सारी की सारी जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड में आती है। और 1947 में जो भारत से जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो पाकिस्तान चले गए, उनकी जो अचल संपत्ति थी, यानी कि उनके जो खेत और प्रॉपर्टी थी, वो वक्फ में स्वतः शामिल कर ली गई थी। और पंडित नेहरू की सरकार में 1954 का संविधान संशोधन अधिनियम 1954 में जो वक्फ की जो संपत्तियां थी, उसके लिए पूरा एक ऑर्डिनेंस पास करके और वक्फ बोर्ड को एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का हिस्सा बनाया गया। अधिकांश रूप में हम लोग समझते हैं कि वक्फ जो है वो जैसे कि मठ और जो बहुत सारी मिशनरी जो होती हैं ईसाइयों की, उनके जो इंडस्ट्री, उनके जो संस्थाएं होती हैं, उनकी तरह है। वक्फ बिल्कुल अलग है। वक्फ एक संवैधानिक संस्था के रूप में कार्य करती है और इसमें भारत के संदर्भ में सेंट्रल मिनिस्ट्री में जो माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्ट्री के जो मंत्री होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, वो इसके पदेन सभापति होते हैं। और बाकी के जो 10 या 20 जो सदस्य होते हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं और इनमें रिटायर्ड जज, आईएएस और इस तरह से अधिवक्ता और वरिष्ठ जन होते हैं, जो इनका इंटेलेक्ट स्टेटस हायर लेवल का होता है। तो ये तो बात हो गई वक्फ की। अब अधिकांश रूप में बहुत सारे कॉलमिस्ट के बहुत सारे कॉलम इस समय आ रहे हैं, पिछले 5-7 वर्षों से हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो बुद्धिमान हैं, जो मनीषी हैं, वो वक्फ की संपत्तियों में ये सोच रहे हैं कि वक्फ की जो संपत्तियां हैं वो अनैतिक हैं, वो गैर कानूनी हैं और उनको समाप्त कर दिया जाए और उनको सरकारी यानी कि जीएस वगैरह में शामिल कर दिया जाए। ऐसी उनकी मंशा है। शब्द उनके अलग अलग होते हैं, आप लोग पढ़ते रहते हैं। तो ऐसा ही एक वक्फ का मामला है, ये मूसा नगर पड़ता है और इसमें बहुत सारी क्या बातें करें। वक्फ जैसा कि हमने अभी कहा, इसमें 1954 का संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो नेहरू जी के जमाने में पास हुआ और 1995 में संविधान का जो संशोधन हुआ उसमें भी वक्फ को कुछ शक्तियां और भी दी गई। और 2013 का संविधान संशोधन जो हुआ उसमें धारा 15 यानी कि सेक्शन 15 और सेक्शन 23 का सी जो होता है उससे अलग एक सेक्शन दिया गया, सेक्शन 40। उसमें ये स्पष्ट रूप से शक्तियां वक्फ को दी गई कि वक्फ, आप भाषा समझ सकते हैं आप लोग, कि वक्फ की जो संपत्ति, वक्फ को ये बिलीव हो जाए, ये विश्वास हो जाए कि अमुक संपत्ति जो है वो वक्फ की हो सकती है, तो उसमें वक्फ का जो दावा है वो मजबूत माना जाएगा। परंतु हो इसके ठीक उलट रहा है। कब्रिस्तान का क्या मामला चल रहा है? कब्रिस्तान का ये मामला हमारा आज से 150 साल से भी ज़्यादा पुराना कब्रिस्तान है, जिसमें कि हम अपने पूर्वजों को रखते चले आ रहे हैं और जिसमें कि अभी आज से तकरीबन 2 साल पहले मेरी माँ का इंतकाल हुआ था, तो वहीं हमने दफन किया उनको। अभी
18 तारीख को हमारे वालिद का इंतकाल हुआ। जी जब हमने मिट्टी रखना चाही तो वहाँ थोड़ा जोर से बोलिएगा। मिट्टी नहीं रखने दी गई और कुछ लोगों ने आके वहाँ मना किया, फिर प्रशासन आया, प्रशासन ने मना किया। जबकि हमारी 21 बिस्वा राजस्व में दर्ज है, जिसमें कि 4 बीघा 15 बिस्वा वक्फ बोर्ड में दर्ज है। अच्छा हाँ, और उसके बाद जब मैंने ये बात रखी कि हमारे पास कागज़ हैं तो एसडीएम साहब बोले नहीं, हम इन कागज़ों को नहीं मानते हैं। और एसडीएम, ये तहसील कौन सी आपकी? भोगनीपुर। अच्छा, एसडीएम भोगनीपुर बोले आपसे कि हम कागजों को नहीं मानते हैं। जी, बोले हम ये वक्फ कागज़ों को नहीं मानते हैं, जो तहसील स्तर पे दर्ज है 21 बिस्वा हम उसे मानेंगे और 21 बिस्वा ही आपको लेना होगा और उससे ज़्यादा हम दे नहीं पाएंगे। तो कहाँ पे अंतिम संस्कार कहाँ पे आपने किया? फिर दूसरी जगह अंतिम संस्कार करवाया गया और एसडीएम साहब ने दूसरी एक कब्रिस्तान नपवाकर उसमें एक बिस्वा एक्स्ट्रा ज़मीन निकलाकर, जबकि वो कब्रिस्तान पूरा फिट है, उसके बावजूद भी एक बिस्वा उसमें एक्स्ट्रा निकलाकर उसमें दफन करवाया। जो उन्होंने किया है एसडीएम साहब ने वो गलत किया है जी। और दूसरी बात ये आज का नहीं है, बहुत पुराना एक कब्रिस्तान है और उन्हें इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए था। अब जो दर्ज है वो मान रहे हैं और जो दर्ज नहीं है वो मान क्यों नहीं रहे? उन्हें वो भी मानना चाहिए कि ये कब्रिस्तान बनी हुई है पहले पुरानी, तो वो क्यों नहीं मान रहे? वो मानने को तैयार ही नहीं। मानने को कहाँ तैयार? मानने को तैयार होते फिर क्या था? क्या आशा है आप लोगों की नज़र में? क्या आशा, आपको आशा की किरण क्या समझ में आ रही है? क्या नज़र आशा करूँ ये समझ में आ रही वो करना नहीं चाह रहे कुछ, तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को? नहीं फिर आगे फिर कार्रवाई हम आगे देखेंगे। कानूनी कार्रवाई, विधिक कार्रवाई के लिए अपना। हाँ अच्छा, बात है। शासन प्रशासन से सब कुछ गुहार लगा चुके। हमारी सब संपत्ति भी है, सिर्फ तहसील अभिलेखों में दर्ज नहीं है, तो ये दर्ज करना हमारा काम नहीं है। ये तहसील स्तर का है, वक्फ बोर्ड का है। और जो 100-200 साल पुरानी कब्रिस्तान बनी हुई है और पूर्वज रखते चले आ रहे हैं, उनको ये क्या मान रहे हैं? मैंने पूछा कि क्या मानेंगे, इसको कब्रिस्तान नहीं मान रहे हैं। बोले नहीं, उसको ऐसे ही पड़ा रहने दो और इसमें अभी कोई दफन नहीं होगा। कब्रिस्तान ने दफनाने नहीं दिया और जो समझ लो कि और हम क्या कहें, तो ये जो माफिया लोग हैं तो वो कब्जा करना चाहते हैं। और स्थानीय स्तर पर जो राजस्व विभाग में जो बैठे हुए हिपोक्रेट्स, वो एसडीएम हो, अभी भाई साहब से बात हो रही थी, साहब लगा रहे थे। ये साहब कहाँ के हुए? ये जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं इनके आगे साहब लगाना, साहब तो पब्लिक है, इसलिए आप लोग इनको साहब बोलना ही बंद कर दीजिए। उत्तर प्रदेश नियमावली को भी आप लोग पढ़ लीजिए, ये साहब कहीं के नहीं है, जिसमें ये डेमोक्रेसी है और देश में जनता का शासन जनता द्वारा जनता के लिए है, इसमें कोई साहब नहीं, जनता साहब है। एक बात। दूसरी चीज है, तहसील में बैठे हुए एसडीएम के लिए कि और तहसीलदार के लिए भी कि आप लोगों का सम्मान है, आप लोगों को प्रणाम है मेरी तरफ से, हमारे जैसे लोगों का, परंतु प्रणाम तब है जब आप लोग हिपोक्रेट्स नहीं रहेंगे, इंसानियत की तरह अपना जो लोक दायित्व है, जो कि विधायिका ने नियम बनाया और कार्यपालिका को जो नियम के अनुरूप काम करना है वो आप कार्य कीजिए, तब तो ठीक है। नहीं तो आप, ये किस तरह का नियम है? ये प्रश्न तो हायर लेवल पे होना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए भी जाता है और बड़े बड़े अधिकारियों के लिए भी जाता है, जितने जनप्रतिनिधि होते हैं उनके लिए भी जाता है कि अंतिम संस्कार के लिए या सुपुर्दे खाक होने के लिए, वो कोई भी धर्म और कोई भी मजहब का व्यक्ति है, अंतिम संस्कार के लिए जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट की जाती हैं। और खनन का जो माफिया का जो डंपर है, उसके जो क्रेन है, उसका जो एक तरह से कह सकते हैं कि जेसीबी मशीन है, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। और बाबा जी के बुलडोजर में उसके तरफ जब डायरेक्शन होता है तो डीजल ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। तो ऐसे ज्वलंत सवालों के साथ में आपको विचार कीजिए, ऐसे लोगों के बारे में भी विचार कीजिए जिनको मरने के बाद 2 गज जमीन भी नसीब नहीं है। ये आचार्य जी हैं, इनको प्रणाम करते हैं। और मुक्ता देवी, जो देवी माता का जो मंदिर है, उसमें आप पूजा करते हैं जी। क्या कहेंगे? ये प्रकरण जो है, अभी आप कैमरा कुछ कह रहे थे, हम कैमरे के पीछे जो करते हैं बात, तो हमारे जो व्यूज है कैमरे के बाद भी वही चीज कंटिन्यूड रहती है, यानी कि निरंतरता बनी रहती है। हम कैमरे के पीछे कोई बात और कैमरे के बाद कोई बात नहीं करते हैं, हमें क्षमा कीजिएगा पंडित जी। क्या कहेंगे, पूरा प्रकरण क्या है? अभी आप बहुत ये विवादों से घिरा हुआ है जी। जब से देश आजाद हुआ उसके बाद मंदिर के आसपास की जमीन बहुत
कीमती है। उनमें लोगों की नजरें खराब हो गई। लोगों ने अपने नाम मारूसी दर्ज कराई, पट्टे करा लिए और भूमाफियों ने उनको खरीदना प्रारंभ कर दिया। ये आधिपत्य की लड़ाई है। जमीन बची नहीं है, बहुत सी जमीन आबादी के अंदर पाई जाती है। अच्छा। जमीन पूरी है ही नहीं, मिलेगी किसको, कहाँ से? वहां तो मुकदमाबाजी ही होने हैं और विवाद ही होना है। इसका कोई हल नहीं निकल सकता। प्रशासन जब बड़ी सख्ती करेगा, वो अपने हिसाब से स्वतंत्र रूप से, अगर निष्पक्ष रूप से काम करेगा, तो चाहे वो पट्टा धारक हो, चाहे वो मारूस धारक हो, वो सब के सब, अगर सबका रिकॉर्ड निकाला जाएगा तो तहसील स्तर में सबका रिकॉर्ड मौजूद है। संपूर्ण भूमि 30 बीघे से अधिक, ये संपूर्ण जमीन जीएस की सार्वजनिक उपयोग की रही है, जिस पर किसी का अधिकार नहीं है कि पट्टा कर सके या उस पर स्वामित्व बना करके कोई मारूसी दर्ज करा सके। अच्छा। ये अवैध रूप से सब काम किए गए हैं और उसी का परिणाम है कि आज 10वीं मुकदमा चल रहा है। जिला प्रशासन या तहसील प्रशासन जो है या आज वर्तमान समय में जी। वहां इन 4-5 नंबरों में 10वीं मुकदमे चल रहे हैं और ये चलता रहेगा। और इसका हल जब ही निकलेगा जब निष्पक्ष होकर प्रशासन अपनी कड़ी कार्रवाई करेगा। तो क्या कहना चाहते हैं, पंडित जी? प्रशासन निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर रहा है इसमें? प्रशासन निष्पक्ष अभी तो नहीं कर रहा है, ना प्रशासन कर रहा है और ना ही जो भूमाफिया हैं वो अब बाज आ रहे हैं। सब अब बहु कीमती जमीन पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। तो ये पूरा का पूरा जो विवाद है जमीन का, वो जमीन के जो माफिया हैं, भूमाफिया जो कहे जाते हैं, उनके कारस्तानियों की वजह से आ रहा है। जी हाँ, जिसमें 10वीं मुकदमे चल रहे हैं। जी, विवाद ही का कारण है यही। यहाँ पर एसडीएम जो है स्थानीय स्तर पर, जो राजस्व विभाग में जो एसडीएम होते हैं या तहसीलदार होते हैं, कभी आते हैं कि नहीं आते? भोगनीपुर के जो हमेशा आते हैं। क्या करते हैं वो? आते हैं, जो शिकायत जिस प्रकरण में होती है उस पर वो देखते हैं और अपना कार्रवाई, विधिक कार्रवाई के लिए आदेशित करते हैं। लोग जाते हैं वहाँ मुकदमा करते हैं, वो उसको कार्रवाई को देख रहे हैं। अब वो क्या निर्णय होगा आने वाले समय में आएगा। तो ये पौराणिक मुक्ता देवी माता जी की जो मंदिर है उसमें आप, हाँ, ये भी आपको बताए देते हैं। इस मंदिर के बारे में माननीय आशीष गोयल, डीएम कानपुर देहात जी, कानपुर की पुस्तक में उन्होंने लिखा था, त्रेता युग से अपने आगोश में इतिहास समेटे माता मुक्तेश्वरी मंदिर, परम भागवत असुरराज महाराज प्रहलाद जी के पुत्र महाबली बाणासुर के पिता दानवीर राजा बलि ने जी श्री माता मुक्तेश्वरी मंदिर का निर्माण कराया था। त्रेता युग से अपने आगे में ये इतिहास समेटे हुए है। ये धार्मिक अति प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर पूर्व समय में, देश की आजादी के पूर्व समय में यहाँ मेला लगता रहा। ये 30-40 बीघा जमीन गांव से लेकर यमुना जी तक ये संपूर्ण मेला के क्षेत्र में रही, सार्वजनिक उपयोग में रही। आज जो है इस पर तमाम भूमाफियों का कब्जा है। कानपुर देहात के जिलाधिकारी महोदय के लिए है कि मंदिरों के जो मठाधीश, जो आचार्य हैं, जो सरबराहकार हैं, वो क्या बोलते हैं आप प्रशासन के लिए, सामान्य लोग क्या बोलते हैं प्रशासन के लिए, और इस तरह के जो व्यूज हैं आप लोगों के लिए, वो कंटिन्यूड रहेंगे जब तक कि भोगनीपुर सहित रसूलाबाद हो या मैथा हो, कानपुर देहात के संदर्भ में और दूसरे जनपदों में भी तहसील स्तर के प्रशासन में जो स्थानीय स्तर पर जो लेखपाल से लेकर के एसडीएम हिपोक्रेट्स हो जाते हैं और नोटों से जेबें भरते हैं, उनके लिए ये घंटी बजाने का जो कार्यक्रम है ये संभवतः नया है इस एरिया में, परंतु ये कंटिन्यू रहेगा। तो इसी के साथ अब विदा लेते हैं और आप लोग देखते रहिए अविनाश वाजपेयी ऑफिशियल। जय हिंद।